वैसे अगर आप देखें तो इससे ही आपके मोस्टली सवाल कवर हो जाते हैं। इनके जितने पॉइंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, याद रखिएगा एक एक पॉइंट को, और एक एक पॉइंट से ही इसमें एक एक सवाल बना हुआ है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी गेन पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं अर्थिंग के बारे में। हम यहां पर आज अर्थिंग के जो वर्किंग है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये जानेंगे कि अर्थिंग होती कैसे है, और मेन जो हम वायरिंग से रिलेटेड उसके सब्जेक्ट होते हैं या फिजिकल ओवरव्यू होता है, हम उन सबको डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर में फिजिकल ओवरव्यू ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके बारे में नॉर्मली। तो इसीलिए हम आज यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी वर्किंग जाननी है, इन सब मेथड्स की, जो भी बहुत सारी अर्थिंग होती है उनकी वर्किंग जाननी है, तो उसके लिए आप अलग से मुझे आप बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भू संपर्कन का उद्देश्य क्या होता है। भू संपर्कन का उद्देश्य मेन बस यही है कि आपको विद्युत झटकों से बचाना और उदासीन तार को भू विभव पे लाना, यानी कि विद्युत झटके से बचाना और भू विभव पे उदासीन तार को लेके आना भू संपर्कन के द्वारा। और ये कैसे बचाता है आपको विद्युत झटकों से? जो भूतार होता है, यानी कि अर्थ वायर होता है, वो पृथ्वी से कनेक्टेड होता है, जिससे जो भी आवेश लीक होता है उपकरण के द्वारा वो तुरंत भूमि में समा जाए, यानी कि अर्थ हो जाए। तो इससे जो है आप बच जाते हैं विद्युत झटकों से। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है। आवश्यकता और एम लगभग सेम ही है। कुल मिलाकर के आपकी रक्षा करनी होती है विद्युत झटकों से। पहली बात तो यही हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, हमको जो विभवांतर है वो भू विभव पे लाना होता है सभी उपकरणों का, धातु भागों का जो होता है विभवांतर भूभाग पे लेके आते हैं। इसके लिए जो प्रतिरोध होता है चालक का वो बहुत लो रखा जाता है, ठीक। लाइटनिंग का विसर्जन, लाइटनिंग का मतलब जो बादल गरजते हैं तो उसके कारण जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है, वो अगर किसी संस्थान के उपकरणों पर हो रहा है तो उससे बचाने के लिए अगर हम अर्थिंग कर रहे हैं तो वो जो उच्च वोल्टेज है वो भू संपर्कन के कारण भूमिगत हो जाएगी, जिससे हमारा जो उपकरण है वो बच जाएगा। अब अगला क्या है, भू संस्थापन में उपकरण जो होते हैं उनमें क्षरण की स्थिति होने पर, यानी कि लीकेज जो होता है, करंट लीकेज होने की स्थिति में हमें उससे झटका लग सकता है। तो वो जो विद्युत धारा का मान है वो उस जो झटके हैं उससे बचाए। और एक और चीज़ होती है क्या, अगर लीकेज करंट होगी और अगर हम मान लो एक ये है और इसको हमने अर्थ कर रखा है, ठीक है। अब इसमें फेज और न्यूट्रल से करंट आएगी, तो जब ये करंट आएगी और इसमें लीकेज हो रही है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे करंट बढ़ने लगेगी, अब इसमें करंट ज़्यादा जाने लगेगी। अब पहले जो करंट इसमें जा रही थी, जो काम कर रही थी वो तो कर रही थी, उसके साथ क्या है, जो लीकेज करंट है उसके कारण इसमें करंट जाएगी। पहले अगर ये अर्थिंग नहीं होती तो ये करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन अब अर्थिंग है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगी। जब यहाँ करंट फ्लो होगी तो यहाँ से और ज़्यादा करंट जाएगी। तो अब इस पे लगा क्या होगा, एक फ्यूज़ लगा होगा, फ्यूज़ वायर लगा होगा, तो क्या होगा, वो फ्यूज़ पिघल जाएगा। तो बस वही यहाँ पर बोला गया है कि फ्यूज़ तार गल जाता है, इससे हमें लीकेज का पता चल जाता है, ठीक है। और रक्षण युक्तियों में सफल प्रचालन के लिए भू संपर्कन की आवश्यकता होती है। भू संपर्क की आवश्यकता क्यों होती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे तार है, दो खंभों के बीच में अर्थिंग है, अब यहाँ फॉल्ट हुआ तो इसके कारण यहाँ पे भी अर्थ हो जाएगा, तो ये आपस में कनेक्टेड होंगे। अब अगर यहाँ पे कोई एक रक्षण युक्ति लगी हुई है तो यहाँ से और यहाँ से करंट लेगी, तो ये वापसी करंट से मिलने लगेगा तो चलने लगेगी। अब मान लो यहाँ पे नहीं हुआ कोई फॉल्ट, तो ये करंट यहाँ से यहाँ तक सीधे चली जाएगी। तो ऐसे इसी टाइप से, मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप हल्का सा। तो भू संपर्कन लाभ और हानियाँ। तो भू संपर्कन के जो लाभ और हानियाँ हैं वो काफ़ी सिंपल है। पहला क्या है, झटके से बचाती है। दूसरा क्या है, फ्यूज तार गल जाता है तो हमें लीकेज का पता चल जाता है कि लीकेज हो रही है कहीं। अब ये क्या है, संस्थानों को भू विभव पे बनाए रखता है। भू विभव पे बनाए रखेगा तो हमको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा पोटेंशियल और उसका पोटेंशियल बराबर होगा। क्योंकि हम भी नंगे पैर अगर हों तो हम भी भू विभव पे होंगे और उपकरण भी भू विभव पे होगा, तो इससे हमें झटका नहीं लगेगा। उदासीन तार को टूट जाए पीछे से कहीं तो भू विभव बना देता है, ये भी सिंपल था। भू लाइनों में उच्च वोल्टता और भू संपर्कन होने के कारण, यानी कि अगर कोई सर्ज आता है लाइन के अंदर, हाई वोल्टेज सर्ज आता है या फिर कैसे भी करके हाई वोल्टेज हो रही है या लाइटनिंग गिर गई उसके ऊपर, तो अगर वो जगह भू संपर्कित है
तो क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा वो भूमि में विसर्जित हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो बराबर कर देगा। इससे हमारे जो उपकरण है वो बच जाएंगे। अब इनकी हानि के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए भूतार टूट गया, ये कोई हानि नहीं है, कुल मिला करके ये तो है ही एक चीज़ है। अगर तार टूट गया तो क्या होगा, जो लीकेज करंट है वो कहीं फ्लो नहीं हो पाएगी। तो हम जैसे ही किसी चीज़ को छुएंगे जिसमें लीकेज करंट है, हमको झटका लग जाएगा, हमारे बाल खड़े हो जाएंगे कतई। ठीक। अब भूतार उदासीन की भांति प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम भूतार जो होता है मतलब अर्थ वायर जो होता है, हम उसे न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो उदासीन की तरह यूज़ हो जाता है कभी कभी जब टूट जाता है तो। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर यदि कहीं पीछे से भूतार टूट गया तो ऐसी स्थिति में वोल्टेज असंतुलन है आ गया, तो असमान वोल्टेज के कारण उच्च वोल्टेज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये भी एक दिक्कत है बहुत बड़ी। तो चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर प्रतिरोध का मान निम्न नहीं है तो यह सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ होगा। सिंपल सी बात है, अगर रेजिस्टेंस लो नहीं होगा, करंट क्या फ्लो करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ। अगर रेजिस्टेंस इसका लो नहीं होगा तो अगर हम छुएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस लो हो जाएगा उसके मुकाबले, तो हमारे अंदर से फ्लो कर जाएगा करंट, तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा बाल फिर से खड़े हो जाएंगे, तो इससे भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा। कोई हानियाँ नहीं थी वैसे, एक आध चीज़ होती है जो गड़बड़ है, फायदे ही होते हैं ज़्यादातर। अप्रभावी भू संपर्कन के प्रभाव, ये भी कुछ कुछ हानियों जैसे ही होते हैं, जैसे लाइटनिंग वोल्टेज से प्रभावित हो जाएंगे। अगर हमारा जो भू संपर्क है वो प्रभावित नहीं है, हमें झटका लग सकता है। उदासीन तार टूटने से खतरनाक हो जाएगा विभवांतर, तो ये भी हमें खतरा देता है। ये चरण धारा का मान हानि, पता ही नहीं चलेगा, फ्यूज गलेगा ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो हो जा रही है भूतार में। ठीक है। भूभाग जो है उपकरण और भूतार के विभव में विभवांतर होगा, तो विभव अगर दोनों में अंतर होगा तो हमें झटका लगेगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि विभव कैसे समान होता है तो हमें झटका नहीं लगता है, क्योंकि हम भी भू विभव पे होते हैं, वो भी विभव पे होता है। अगर मान लीजिए हम तो भू विभव पे हैं, हम नंगे पैर घूम रहे हैं, लेकिन ये भू विभव पे नहीं है, किसी लकड़ी की प्लेट पे रखा हुआ है या वैसे भी कहीं रखा हुआ है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो वोल्टेज और हमारे वोल्टेज में अंतर होगा, तो क्या होगा, दो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो जो उपकरण है और हम हैं, हमारे बीच से करंट फ्लो हो जाएगा और फिर हमारे बाल फिर से खड़े हो जाएंगे। आप प्रभावी होने के कारण क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि भूतार का, यानी कि हम अर्थ वायर की बात कर रहे हैं, उसका शायद उपयुक्त ना हो, तब प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोड की बात करें, अगर वो भी उपयुक्त नहीं होगा तो इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध दिया जाएगा, दोनों मिलाकर के कुल मिला के प्रतिरोध अधिक हो जाएंगे इसके कारण। अब गहराई कम होगी तो भी प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, क्योंकि अब गहराई मान लीजिए हमने गाड़ना था इतना गहरा जिससे करंट सही से पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, अब हमने गाड़ा इतना पुतुन्नी था तो यहाँ से करंट सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कुल मिला के जब करंट कम जा रही है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना उस चीज़ का, देखें तो इसीलिए रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट ज़्यादा सही से अप्रभावी हो जाएगा ये भी। अब चौथा पॉइंट देखें, नमी रहित होने पर भू अप्रभावी हो जाता है। क्यों, अगर नमी कम होगी भूमि में तो उसकी जो करंट फैलाने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो यानी कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब भूतार ढीले होने से या टूट जाने से भी दिक्कत होती है, ये ठीक है। अब हम आते हैं विद्युत संस्थापन में भू संपर्कन की ऐसा विशेषताएं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडियन स्टैंडर्ड्स। किसी में भी इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात की जाती है तो वो स्टैंडर्ड होते हैं, अगर वो पूछे जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे अगर आप देखें तो इससे ही आपके मोस्टली सवाल कवर हो जाते हैं, इनके जितने पॉइंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, याद रखिएगा एक एक पॉइंट को, और एक एक पॉइंट से ही इसमें एक एक सवाल बना हुआ है। तो लगभग इसी के अंदर से आपकी पूरी अर्थिंग वायर जो आती है वो पूरी की पूरी इसी के अंदर से आ जाती है। दो चार सवाल ही होते हैं जो इसके बाहर जाते हैं अर्थिंग के। तो चलिए देखते हैं आगे। अगर भू संपर्कन में किया जा रहा है तो भू संपर्कन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर दूर
रखा जाना चाहिए। इस संस्थान में किया जा रहा है, मान लीजिए आपका घर है या कोई इंडस्ट्री है, उससे 1.5 मीटर दूर पे अर्थिंग की जाएगी। 1.5 मीटर की दूरी पे अर्थिंग की जाएगी। यहाँ पे गाड़ा जाएगा, मान लीजिए ये घर है आपका, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर। ठीक है। इलेक्ट्रोड को, अब इलेक्ट्रोड में कहीं भी जोड़ नहीं होना चाहिए, तथा जो तार है उसकी माप चालक तार की माप के आधे होनी चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। जैसे आपका जो घर है उसके अंदर अगर आपने 1.5 mm का तार यूज़ किया है, तो उसकी माप का आधे, यानी कि 1.5 का आधा कितना होगा, 0.75 mm। तो ये जो तार है अर्थिंग के लिए वो 0.75 mm का होना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन और है कि मिनिमम जो तार है आप जो यूज़ करेंगे भू संपर्कन के लिए, वो होगा 3 mm का कॉपर का और 6 mm स्क्वायर का गैल्वनाइज्ड स्टील का, आयरन का। GI का मतलब है गैल्वनाइज्ड आयरन। अब ये देखिए, जो 3 mm है वो 14 SWG है। SWG का मतलब है यहाँ पे स्टैंडर्ड वायर गेज। ये इंडिया में ही चलता है स्टैंडर्ड वायर गेज। जब हम अमेरिका में बात करते हैं तो वहाँ पे AWG चलता है, अमेरिकन वायर गेज। तो हम तो स्टैंडर्ड वायर गेज के हिसाब से चलेंगे, हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड वायर गेज चलता है। इसकी एक विशेषता है, जहाँ पे जो वैल्यू वो ज़्यादा होगी तो वो तार उतना ही पतला होगा। जैसे 3 mm के लिए 14 SWG है, ऐसे ही 6 mm के लिए 11 SWG है। और उसमें ये GI का रोल या तांबे का कोई रोल नहीं होता है, ये मोटाई बताता है। जैसे कुल मिला के आप ये मान लीजिए 14 SWG है, वो सिर्फ 3 mm स्क्वायर को प्रदर्शित करता है। अब ये हो सकता है ये एल्युमिनियम का हो, या फिर ये हो सकता है कॉपर का हो, या फिर ये हो सकता है GI का हो, यानी कि गैल्वनाइज्ड आयरन का हो। ठीक। और आप ये बात ध्यान रखिए, पेपर में SWG के नाम से आता है। आप 3 mm या 6 mm याद रखेंगे, वो नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा सबसे मिनिमम जो आप तार रखेंगे वो कितने SWG का होगा अर्थिंग के लिए, तो आपका जवाब होगा 14 SWG। अब जो भूतार है वो इलेक्ट्रोड है, वो एक ही उसका बना होना चाहिए। ये वाला नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है आगे कभी। यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए उसे 30 सेंटीमीटर नीचे तथा 12.7 mm व्यास की GI पाइप में डाल कर ले जाना चाहिए। मतलब क्या है कि भूमि तल से कुल मिलाकर के, जैसे अगर मतलब ये है आपका अगर ये घर है, ये घर है, अब यहाँ से निकला तार, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर नीचे यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, इसको ले जाने के लिए ये गहराई होगी 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 30.5 यहाँ तक। और इस वैल्यू के लिए आपको पूरा का पूरा GI का तार लगाना होगा 2.7 mm व्यास का। उससे आप अर्थ वायर को लेके जाएंगे। यह आवश्यक नहीं कि जो वायरिंग है वो पूरे संस्थान में ले जाई जाए। विभिन्न परिपथ के लिए अलग अलग तार उपकरण, यानी कि हर एक सर्किट के लिए एक एक वायरिंग को यूज़ करें और उसे मेन सर्किट बोर्ड से जा कर के जोड़ दें। लेकिन जो ये भूतार होंगे वो यही गेज को फॉलो करेंगे, 14 SWG और 11 SWG। ठीक है। जो इलेक्ट्रोड है उसको वर्टिकली लगाना चाहिए, यानी कि ऐसे लगाना चाहिए। अब इलेक्ट्रोड की जो धातु है उस पर एक ही टुकड़े से बना होना चाहिए पहली बात तो, और दूसरी बात उसमें पेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो कुल मिलाकर के खुला होना चाहिए। अब अगर GI का है तो वो 38 mm होना चाहिए उसका भीतरी व्यास। तो यहाँ पे व्यास होगा इसका, ये 38 mm होना चाहिए। और अगर वो ढलमा लोहे का है, मतलब कच्चे लोहे का, तो जो ये व्यास है ये 100 mm होना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर GI का है तो वो पतला होगा, पाइप रॉड पतली होगी। और अगर वो धर्मा लोहे का यानी कच्चे लोहे का बना हुआ है तो वो मोटी होगी। ठीक है। इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये मिनिमम है सब, हम मिनिमम की बात करते हैं। इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं रख सकते आप इन चीज़ों को। अब इसमें संपूर्ण पर छिद्र होने चाहिए, और यह छिद्र होने चाहिए मतलब क्या है, जैसे अगर ये छिद्र होने से मतलब क्या है, अगर ये पाइप है, ऐसे करके पाइप लगा हुआ है इलेक्ट्रोड का, जो अंदर भूमि के अंदर गड़ा होगा, ये भूमि होगी यहाँ गड़ा होगा,
तो यहाँ पर एक छेद, यहाँ पे एक छेद, यहाँ पे एक छेद, ऐसे होना चाहिए। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री के कोण पे है इससे, नीचे वाला छेद ऊपर वाले से। ये साइड में लगे हुए हैं 2 छेद, और एक ये बीच में, ऐसे पीछे भी एक छेद होगा। तो ये आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहा है कुल मिला करके। कुल मिला करके उसमें छेद होना चाहिए, ज़्यादा छेद होंगे तो वो अच्छे से करंट को फैला पाएगा उस समय। और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम 2.5 मीटर होनी चाहिए। अब ये ध्यान रखना है आपको, ये पाइप की बात की है, तो ये अभी पाइप के लिए बताया है कि पाइप जो है वो 2.5 मीटर लंबा होना चाहिए, इलेक्ट्रोड वाला। अब प्लेट की बात करें तो प्लेट में क्या होगा, प्लेट जो होती है वो 60 × 60 × 6.3 GI की होनी चाहिए। जस्तीकृत लोहे का मतलब है GI, ठीक है। और तांबे की होगी तो 60 × 60 × 3.16 mm। ये बात ध्यान रखिए, ये mm है, ये सेंटीमीटर है। 6.6 का मतलब ये है, ये 60 का ये होगा हिस्सा, और ये 60 का होगा, चौकोर बनेगी बिल्कुल, ठीक है। अब इसकी एक मोटाई भी होगी, जैसे ये हिस्सा जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मोटाई होगी ये इसकी बात कर रहा है, ये 6.36 होगी, ये वाली 6.36 होगी। कब, जब यहाँ पर हमने GI लगाया है। और ये 3.16 होगी जब यहाँ पे हमने कॉपर का यूज़ किया है, ठीक है। इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा रखिए आप, अच्छी बात है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रोड की गहराई की बात कर रहा है 1.25 मीटर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। एक इसकी बात कर रहा है, ये यहाँ पे प्लेट इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, और हमने देखा था अभी पाइप इलेक्ट्रोड में 2.5 मीटर की बात की थी, ठीक। और ये देखिए, ये बोला है मिट्टी की स्थिति के अनुसार गहराई बढ़ाई भी जा सकती है। अगर मिट्टी खराब है थोड़ी सी तो और गहरे में भी आप गड्ढे में करके इसे डाल सकते हैं, ठीक है। भू संपर्कन का प्रतिरोध नमी की स्थिति के अनुसार ऋतु के हिसाब से बदलता रहता है, इसलिए हमें निश्चित करना चाहिए जो हमारा संस्थान है उसमें कितना कितना हो। तार संस्थापनों में 1 ओम, बड़े शक्ति उपकेंद्रों में आधे से 1 ओम, छोटे शक्ति उपकेंद्रों में 1 से 2 ओम, अन्य विद्युत संस्थानों में 2.5 से 5 ओम। तो अब आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ, कुल मिलाकर के ये है जो इंडस्ट्री की बात कर रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी या सब कुछ होगा जो भी, वहाँ 1 ओम या इससे भी कम रखिए तो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे ही बड़े संस्थानों में भी 0.5 से 1 ओम रखना चाहिए, ठीक। सबसे ज़्यादा खतरनाक ये होते हैं, मतलब जहाँ पे सबसे बड़े हैं, इससे थोड़े छोटे हैं तो यहाँ पे 1 ओम तक चलेगा। उसके बाद ये छोटे छोटे और हैं तो 1 ओम से 2 ओम चलेगा। ये क्या है, ये हैं घर हमारे, जहाँ 2.5 से 5 ओम रख सकते हैं। दुकानें, घर, छोटी मोटी चीज़ें, वहाँ 2.5 से 5 ओम आप रख सकते हैं, ठीक है। अब भू संपर्कन की विधियाँ क्या क्या होती हैं। एक होती है तार स्ट्रिप के द्वारा, या तो तार डाल दीजिए आप, सीधे सीधे तार लीजिए भू संपर्कन वाला यानी कि अर्थिंग वाला, और उसे सीधे आप गहराई में घुसेड़ दीजिए। या फिर एक स्ट्रिप, स्ट्रिप की मतलब क्या होता है, एक लोहे की पत्ती टाइप की ऐसी, ये चपटी होगी बिल्कुल। अगर आप सामने से देखेंगे, इस एंगल से यहाँ से देखेंगे तो ये आपको सिर्फ ऐसी दिखाई देगी, पतली सी चपटी। ये ऐसे करके ये होगी, ये इसकी मोटाई बस दिखाई देगी, यहाँ से जितनी मोटाई है यहाँ से बस, तो वो स्ट्रिप कहलाती है। ये आपने देखी होगी, ये आपको देखने को मिल जाएंगी भू संपर्कन स्ट्रिप्स। अगर आप जाएंगे किसी भी स्टेशन पे, पावर स्टेशन पे, तो वहाँ पर जब हम अर्थ करते हैं तो वहाँ पे ग्रीन तार जा रहा होगा, ग्रीन स्ट्रिप जा रही होगी, तार भी नहीं स्ट्रिप जाती है वहाँ पे हम स्ट्रिप से अर्थिंग करते हैं पूरी पूरी। और जो स्ट्रिप्स होती हैं वो आपस में नीचे से ग्रिड से कनेक्टेड होती हैं, मतलब एक जाल होता है लोहे का, पूरे पूरे प्लांट को अर्थ किया जाता है। तो आप बस ये समझिए कि या तो स्ट्रिप की बात करेगा या तार की बात करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड की जो है वो 3 mm का होना चाहिए, GI के लिए 6 mm। ये क्या है, तार की मोटाई की बात कर रहा है। अब तार वहाँ पे हमने तार की बात कर ली, तार उतने मोटे होने चाहिए और वही जाएंगे ज़मीन के अंदर। अब ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रिप जो है वो 25 × 1.6 mm की होनी चाहिए ताम्र के लिए, और 25 × 2 mm की होनी चाहिए GI के लिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा रखिए लेकिन इससे कम मत रखिए। और ये गहराई पर भी निर्भर करता है। अगर मान लीजिए गहराई कम है तो आपको स्ट्रिप को चौड़ा रखना पड़ेगा इससे ज़्यादा, लेकिन अगर गहराई ज़्यादा है तो आप इतनी स्ट्रिप रख सकते हैं, ये मिनिमम है, इससे नीचे तो नहीं जाएंगे आप, इतनी रख सकते हैं,
ठीक है। प्रभावी संपर्कन प्राप्त करने के लिए 15 मीटर तो तार को रखते हैं, मतलब तार को 15 मीटर गहराई तक डालते हैं, और 5 मीटर या से कम नहीं रखते हैं हम किसको, स्ट्रिप को 5 मीटर तक डालते हैं। ये 5 और ये 15 मीटर, इससे कम नहीं डालना है। इससे ज़्यादा डालिए लेकिन इससे कम नहीं डालेंगे। ये इसलिए लगाते हैं जहाँ पे हम गड्ढा खोने में दिक्कत होती है। जहाँ मान लीजिए कोई धरती है वो मुलायम नहीं है, मिट्टी यहाँ पे मिट्टी नहीं है, हो सकता है पत्थर छोटे छोटे भरे पड़े हों, गिट्टियाँ भरी हों, तो ऐसी मिट्टी में जब गड्ढा नहीं हो सकता जल्दी, तो वहाँ पर हम इन टाइप की अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, रॉड वाली अर्थिंग। अब यहाँ पे इसकी फिजिकल आप देख लीजिए, केवल फिजिकल ओवरव्यूज देख लीजिए, बाकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके बारे में जानने की अभी, क्योंकि इसके बारे में पेपरों में ज़्यादा पूछता नहीं है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। वैसे पेपरों में अगर सब्जेक्टिव देखना है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, आपको आगे इसके बारे में सही से डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट करके आप बताइएगा मुझे। क्षण भू संपर्कन, आपने सब्बल देखा होगा, बिल्कुल ठोस होता है, यहाँ से बिल्कुल ऊपर से अंदर तक सरिया जैसा ठोस होता है, वैसे ही होता है ये रॉड अर्थिंग। तो इसमें जो रॉड इलेक्ट्रोड होता है वो ताम्र के लिए 12.5 mm का होना चाहिए और 16 mm का होना चाहिए GI यानी कि गैल्वेनाइज आयरन के लिए, अथवा 25 mm व्यास और 2.5 मीटर लंबा होना चाहिए GI पाइप। यहाँ पे हमने पहले किसकी बात करी, रॉड की बात की, लेकिन अगर खोखला है तो वहाँ पे 25 mm व्यास का 2.5 मीटर लंबा GI का पाइप प्रयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 2.5 मीटर तक कम नहीं रखते, रॉड हो चाहे फिर वो पाइप हो, दोनों को 2.5 मीटर तक रखा जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए पाइप को संपर्क करना है, ये 28 mm व्यास का, हमने यहाँ पे 25 पढ़ा, यहाँ पे 28, ठीक है। इसमें छेद करके डाल दिया जाता है। अब गड्ढा बनाकर जमीन की सतह में 1.25 मीटर गहराई तक गाड़ दिया जाता है, कच्चे कोयले और नमक के तेल से पाट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे गहराई 2.5 mm थी, यहाँ पे 1.25 mm है, ठीक। कच्चे कोयले की नमक की परतों से पाट दिया जाता है। भू प्लेट की बात करें तो वहाँ पे 6.35 mm और ताम्र के लिए और 6.3। तो अब प्लेट इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, तो प्लेट इलेक्ट्रोड में 3.15 mm मोटा ताम्र की प्लेट और 6.30 mm GI प्लेट, जो हमने पहले देखी थी वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब इसको गड्ढे में गाड़ते हैं तो 1.5 mm से कम नहीं गाड़ सकते। तो आपको लग रहा होगा मैंने वहाँ पे बताया था, जब IS में बताया था इंडियन स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पर मैंने 1.25 बताया था। तो असल में क्या दिक्कत है, इससे ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये मिट्टी की क्वालिटी पे भी वैरी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हो सकता है अगर मोटा ले रहे हैं या पतला ले रहे हैं तो उस पर वैरी कर जाएगी ये चीज़। तो बस वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, एक अंदाज़ा है, ये 1.25 है, यहाँ पे 1.5 है, वहाँ 2.5 है। तो आप मान लीजिए कि पाइप जो रॉड है वहाँ तो हम 2.5 मीटर तक लगाएंगे, पाइप में भी हम 2.5 मीटर तक लगा सकते हैं। प्लेट की बात करें तो 1.25 से 1.5 mm तक, 1.5 मीटर तक ले सकते हैं, उसे उस गड्ढे में गाड़ सकते हैं, ठीक है। अब कुंडली वाली जो होती है, इनका जो प्रयोग होता है वहाँ पे 8 SWG GI तार 50 mm व्यास का लगभग, और कुंडली जो है उनकी लंबी होती है 460 मीटर, 1.5 मीटर गहराई पे खड़ा कर दिया जाता है। तो ये वाला के बारे में कुछ पूछता नहीं है कुंडली भू संपर्कन के बारे में, बस आपको ये पता होना चाहिए कुंडली भू संपर्कन में 8 SWG GI तार लगता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रोड की माप बताई गई है अलग अलग, और कॉपर की माप बताई गई है, किसके लिए, खाली प्लेट इलेक्ट्रोड के लिए ये है, ठीक। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस मैंने आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आपको ये SWG वाला मैं कॉन्सेप्ट हल्का सा दिखा सकूँ। ये देख रहे हैं 10 HP के लिए 10 SWG, यानी कि ये तार पतला है। 8 SWG 15 के लिए, ये और मोटा हुआ, 6 और मोटा हुआ, ये देखिए ये और मोटा हुआ। कैसे, अगर आपको तब भी यकीन नहीं हो तो ये देखिए, ये दोनों एक ही करंट को वेरी कर रहे होंगे, तो जो GI है लोहा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसको कम करने के लिए हम तार मोटा बनाएंगे। तो ये देखिए 8 SWG का तार है,
यहाँ पे 10 HWG का जा रहा है और एल्युमिनियम 12 mm मोटी है। ठीक, ऐसे ही देखिए नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो एल्युमिनियम का बढ़ रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम बढ़ेंगे तो ये 6.2 हो रहा है, तो ये और मोटे होते चले जा रहे हैं तार, तो यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे जब। ठीक, और ये यहाँ पे आपको प्लेट दे रखी है लोड के हिसाब से, कितने के लिए कौन सी प्लेट इलेक्ट्रोड लगेंगी अर्थिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, इस पर 2-3 क्वेश्चन आए हैं, तो आपको याद रखना है। भूमि की स्थिति प्रभावित करती है, तापमान प्रभावित करता है, नमी की मात्रा प्रभावित करती है, इलेक्ट्रोड का साइज जो होता है और उसके बीच की दूरी जो होती है वो प्रभावित करती है, इलेक्ट्रोड का पदार्थ प्रभावित करता है, डेप्थ गहराई कितनी है वो प्रभावित करती है, चारकोल की मात्रा गड्ढे के अंदर प्रभावित करती है। अगर चारकोल कम होगा तो वो जो स्प्रेड कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी वो कम स्प्रेड करेगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो भू संपर्कन प्रणाली में भू प्रतिरोध को कम करने की विधियाँ ज़्यादा कोई खास है नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिएगा, निगाह मार लीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा बस। जैसे कि यहाँ पर नमक का पानी डाल के रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है, गहराई बढ़ा दीजिए प्रतिरोध कम हो जाएगा, आसपास खोद दीजिए, ठीक है, चारों तरफ की जंग है वो हटा दीजिए, यही सब चीज़ है इसमें। समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, ये वाला पूछा गया है, एक समांतर क्रम में आपस में जोड़ देंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा भू संपर्कन। अब ये मैंने मूल सूची आपको बस हल्का सा एक आइडिया देने के लिए डाल दी है यहाँ पे सूचियाँ, कि कैसे एक इंडस्ट्री या उसमें कार्य होता है। जैसे मान लीजिए यूपीपीसीएल है तो कैसे काम करता है वो एक एक चीज़ को खरीदने के लिए। अब देखिए मूल्य सूची, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ये चीज़ें पूछ लेता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, उस सूची के अंदर क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। इससे मतलब मेरा ये है, जैसे सामग्री का विवरण होगा कि नहीं होगा वो ऐसे पूछ लेगा। क्वेश्चन पूछेगा मूल्य सूची के अंदर सामग्री का विवरण दिया जाता है कि नहीं, ऑप्शन देगा, या फिर कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसका विवरण मूल्य सूची में नहीं दिया जाता। तो ऐसे करके ये दर, मूल्य, इकाई और ये दे दिया जाएगा, तो उसमें आंसर होगा इकाई नहीं दी जाती है, तो ऐसे करके दिया होता है। तो आप बस एक बार निगाह मार लीजिए ताकि आपको पता रहे। ठीक है, सामग्री सूची में देखिए इकाई दे रखी है, मात्रा दे रखी है, आवश्यक मात्रा दे रखी है, सामग्री का विवरण दे रखा है, टिप्पणी दे रखी है। ये तो मतलब मैंने एक आइडिया देने के लिए बोला है, ये वाले तो कभी पूछे भी नहीं गए हैं। पूछे जाते हैं कोटेशन टेंडर या फिर क्रय प्रणाली। पहला तरीका होता है मांग का निर्धारण, हमें कितना चीज़ चाहिए उसका निर्धारण करता है कोई भी डिपार्टमेंट। तो ऐसा कुछ मांग पत्र दिखाई देता है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो संख्या लिखी है यहाँ से शुरू हो रहा है नीचे तक, ऐसे मांग पत्र दिया होगा। उसके अंदर एक सूची बनी होगी जहाँ पे क्या क्या दिया होगा, संपूर्ण विवरण दिया होगा, इकाई दी होगी, मात्रा दी होगी। इकाई का मतलब क्या है, ईच, मतलब ये किस उसमें दे रखा है, बंडल में है कि या उसमें मीटर में है। तो मीटर में होगा तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे उनकी मात्राओं को लिखा जाता है। ठीक है, आवश्यक मात्रा कितनी है चाहिए हमको, ठीक है, उपलब्ध कितनी है ये पता होना चाहिए। क्रयकारी मात्रा मतलब ये हमें कितना खरीदना है ये बताएंगे हम, उसका मूल्य कितना है ये बताएंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं पूछता। फिर उसके बाद अब जब हमें पता चल गया कि कितनी चीज़ खरीदनी है क्या चीज़ खरीदनी है, तो हम मूल्य का आमंत्रण करेंगे, सबको बुलाएंगे, पूछेंगे भैया तुम कितने में दोगे, तुम कितने में दोगे। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ होती है, उसका मूल्य का आमंत्रण करने के लिए कैटलॉग्स होते हैं, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस लिस्ट होती है, कोटेशन होती है, टेंडर्स होते हैं। ठीक, तो कैटलॉग्स में क्या होता है, कुल मिलाकर के एक पर्चा होता है। जैसे आपने डोमिनोज गए होगे तो डोमिनोज में पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाया हो आपने, या फिर कभी किसी दुकान का जो वी मार्ट का पर्चा है, ऐसे पर्चे होते हैं। तो वो जो पर्चे होते हैं उसमें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा रहता है और उनका प्राइस दिया होता है, कितने % छूट चली, तो वो टाइप से कैटलॉग्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही होती है छपी मूल्य प्रिंटेड लिस्ट। प्रिंटेड लिस्ट में क्या होता है, ऐसे करके एक बड़ी सी लिस्ट होगी, उसी के अंदर यहाँ पे बताया जाएगा सामान और वहाँ पे रेट लिखे होंगे फिक्स सबके, सभी चीज़ों के लगभग उसके पास जो भी सामान है। तो ये होती है प्रिंटेड लिस्ट। ठीक, ये देखिए प्रिंटेड लिस्ट ऐसे दिखाई देती है, विवरण दिया होगा, इकाई दी होगी, उनका रुपए दिए होंगे, कितनी इकाई कितने रुपए की है। कोटेशन, कोटेशन में क्या होता है, हम आमंत्रित करते हैं विक्रेताओं को, जैसे जो चीज़ हमें क्रय करनी है उसके बारे में बताएंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, अब तुम बताओ वो तुम कितने का दोगे, तो वो चीज़ कोटेशन में आती है।
ठीक है, तो कोटेशन में ऐसे कुछ दिया रहेगा, संस्थान का नाम व पता, ये कोटेशन जारी करने वाला विभाग होगा, वो डालेगा यहाँ पे सब कुछ। ठीक, ये उसमें कुछ नियम कायदे कानून होंगे, ये सब कुछ। फिर उसके बाद जब वो कोटेशन हो जाएगा तो वहाँ पे लिखा होता है ऊपर कि सामग्री की सूची नीचे दे रखी है, हमको ये सामान चाहिए। तो यहाँ पे कोटेशन में बताएंगे कि हमें ये सामान चाहिए था, इतनी मात्रा में चाहिए था। ठीक है, अब उद्घट मूल्य मतलब वो अपना मूल्य बताते हैं। तो ऐसे ही टेंडर भी होता है, ये भी कोटेशन की तरह ही होता है सिंपली, बस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, टेंडर जो होता है वो हम सरकारी गजट, समाचार पत्रों और सार्वजनिक सूचना के द्वारा बता देते हैं सीधे सीधे। तो सभी लोगों को हम आमंत्रित कर लेते हैं, पहले हमें स्पेसिफिकली बताना होता था सबको आमंत्रित करने के लिए। यहाँ पे क्या हम सीधे सीधे एक विज्ञापन दे दें, कलेश खत्म सारा, आपको कुछ करना ही नहीं है। टेंडर नोटिस निकाल दिया कि हमको ये चीज़ चाहिए, इतनी चीज़ों के लिए हमने टेंडर निकाला है, तो आप इसमें से कौन कौन सी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए टेंडर फॉर्म आएगा, तो टेंडर फॉर्म भरेंगे और डील हो जाएगी। अब तुलनात्मक विवरण में क्या किया जाएगा, टेंडर फॉर्म देने से पहले जो टेंडर्स आएंगे उनको चेक किया जाएगा, उसके बाद तुलनात्मक विवरण होगा, उसके बाद ही टेंडर फॉर्म से तो सब कुछ सबमिट किया जाएगा उनका एग्रीमेंट कुल मिला करके टेंडर फॉर्म का मतलब है यहाँ पे। तो तुलनात्मक विवरण कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सामग्री का नाम, इकाई जो हमने कितनी मात्रा मंगाई थी, मात्रा, और फिर ये फॉर्म नंबर 1 है, ये फॉर्म नंबर 2 है कि वो कितने का दे रहा है, ये कितने का देगा। ठीक है, भंडारण की स्थिति, शर्तें वर्तें सब दी जाएंगी कि कितना क्या था, और ऐसे करके तुलना कर ली जाएगी पूरे की। जो सस्ता होगा वो आदमी ले लेगा, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद क्रय आदेश निकलता है। वहाँ टेंडर में तो टेंडर फॉर्म निकाल करके उसने डील पक्की कर ली, लेकिन बाकी कोटेशन वोटेशन में फिर तुलनात्मक विवरण होने के बाद क्रय आदेश निकलेगा, परचेजिंग ऑर्डर, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा यहाँ से कि हमें ये सामान हमने यहाँ से खरीदा और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये है क्रय आदेश। वहाँ से भुगतान हो जाएगा और उन्हें सामान दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको इससे रिलेटेड या और कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में कोई रिलेटेड डाउट है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।